नमस्कार। एशियन न्यूज के जो मध्य प्रदेश का जो हमारा अभी का डिबेट है, इसमें आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष मिश्रा, प्रधान संपादक, और हम क्लस्टर फार्मूला कितना फूला, इस पर हम चूंकि मध्य प्रदेश में जो अभी चुनाव हुए लोकसभा के, उसमें किस तरह के मतदान का जब प्रतिशत कम हुआ, उसको लेकर जिस तरह की बातचीत हुई और जिस तरह की व्यवस्था बनाई गई है, हम उस पर बातचीत करने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव मिशन 2029 को फतह करने के लिए बीजेपी ने क्लस्टर प्रभारियों का फार्मूला अपनाया। माना जा रहा है कि यह कारगर साबित नहीं हुआ। 4 क्लस्टर में मतदान में कमी आई, जबकि 3 में मिला जुला असर देखने को मिला। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत के लिए अपने दिग्गज नेताओं को सीधे मैदान में उतारा था। इन्हें बूथ मैनेजमेंट से लेकर वोटरों को साधने और समन्वय की जिम्मेदारी भी दी गई थी। लक्ष्य था बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा मतदान और प्रत्याशी बड़े मार्जिन से अपनी जीत दर्ज कराएं। मतदान के बाद आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि यह फार्मूला अपेक्षाकृत असरकारी नहीं रहा। प्रदेश की 29 सीटों में 7 क्लस्टर में जो बांटा गया था, इसमें से 4 क्लस्टर इंदौर, जबलपुर, रीवा और उज्जैन में वोटिंग प्रतिशत में कमी आई है। इन सीटों की जिम्मेदारी क्रमशः डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री प्रहलाद पटेल और मंत्री विश्वास सारंग को दी गई थी। वहीं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के गृह क्षेत्र रीवा लोकसभा सीट पर भी वोटिंग में कमी आई। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले हम देखते हैं कि इस पर राजनेता अपनी क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पिछले चुनाव में जिस तरह की पराजय का सामना करना पड़ा, उससे कार्यकर्ता निराश था। वो निराशा उदासीनता में बदली और उसका वोटिंग परसेंटेज पर प्रभाव गिरा। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, भारतीय जनता पार्टी परिणामों को लेकर के पूरी तरीके से आशान्वित है। वोटिंग प्रतिशत कहीं पे कम रहा, कहीं पर ज्यादा रहा, लेकिन जो परिणाम है, जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़े हुए वोटों का प्रतिशत है, वो अपने आप में अभूतपूर्व होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के चुनाव परिणामों की तुलना में लगभग 8 से 10% वोटों की वृद्धि अपने लोकसभा चुनाव के परिणामों में करेगी। और हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में एक अभूतपूर्व विजय भारतीय जनता पार्टी स्थापित करने में सक्षम रही है। और स्वाभाविक तौर पर यह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के बलबूते संभव हो पाया है। प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता महत्वपूर्ण कारक रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, अमित शाह जी के तमाम प्रवास कार्यक्रम रहे, और इसके साथ ही साथ प्रदेश स्तर पर हमारे मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की सामूहिक जो एक शक्ति थी, उसके बलबूते हम इस एक ऐतिहासिक जनादेश की ओर अग्रसर हैं। सवाल यह है कि क्लस्टर फार्मूला कितना फूला या फला या उसका कितना वो रिजल्ट आएगा, ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। पर मोटे तौर पर जो बीजेपी 370 हर बूथ पे वोट मैनेजमेंट के जरिए बढ़ाना चाहती थी, जो बीजेपी 400 पार का नारा दे रही थी, जो कह रही थी कि मतदाताओं में अभूतपूर्व विश्वास है और मोदी की गारंटी बहुत बढ़ चढ़ के काम कर रही है, मतदाता बढ़ चढ़ के निकल रहा है, जो बीजेपी ने विधानसभा में जिस तरह वोट देने के लोग निकले थे, उस तरह के वोट देने के लिए लोकसभा में नहीं निकले। अब इसको लेकर बातचीत हो रही है। चूँकि बीच में जो गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने कहा था कि इसको लेकर भी हम बाद में तय करेंगे कि कहाँ पर क्या वोट का परसेंटेज रहा, इसको लेकर ये बातचीत होती है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश से अभिषेक गौर जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका स्वागत है। हमारे साथ अजय सिंह यादव जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, उनका भी स्वागत है। और मेरे सहयोगी राकेश शर्मा हैं। तो भाई अजय सिंह जी से बात करते हैं। चूँकि हम बात कर रहे हैं बीजेपी के मैनेजमेंट की, और जैसा कि बीजेपी के नेता भी कह रहे थे कि हम बहुत सारे वोटों से जीतेंगे इसके बावजूद, और वो ये बता भी रहे थे कि हमारे लोग निकले और वोट डाला है। तो मैं चाहूँगा कि अजय भाई, अगर ये वोटों का परसेंटेज कुछ 4 क्लस्टर में कम भी हुआ है और बाकी 3 जगह एक एवरेज रहा है, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? और अब तो आप लोगों के पास चूँकि हर बूथ की जानकारी है, तो आपने बूथ से भी जानकारी मंगाई होगी, आप समीक्षा भी करेंगे कि किस तरह से कहाँ कहाँ वोट पड़े हैं, तो आपके पास किस तरह का फीडबैक है? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन सदैव गतिशील रहने वाला संगठन है, जो केवल चुनाव के लिए बाहर नहीं निकलता है। जो कांग्रेस और अन्य दलों के संगठन केवल चुनाव के समय दिखाई देते हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव के तत्काल बाद से भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी। लक्ष्य था हमारा प्रदेश में सभी 29 सीटें बड़े अंतर से जीतना और मिशन 400 पार में मध्य प्रदेश की सभी सीटों का स्थान लेना। तो क्लस्टर जिस तरह से बनाए गए, क्लस्टर की भूमिका केवल मतदान प्रतिशत तक सीमित नहीं थी। ये प्रत्येक क्लस्टर जो 7 हिस्सों में बांटे गए, उसमें अलग अलग
वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी गई। उन क्लस्टर में प्रचार प्रसार, भारतीय जनता पार्टी की नीति नीति, प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी और उम्मीदवार चयन तथा वरिष्ठ नेताओं की बैठकें, ये तमाम चीजें क्लस्टर की जिम्मेदारियां थी और सभी सुचारू रूप से संचालित की गई। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में, विधानसभा बार परिषदीय मतदान हम देखते हैं तो कुछ जगहों पे प्रतिशत कम हुआ है और उस प्रतिशत कम होने के विभिन्न कारण हैं, जिनमें सबसे बड़ा कारण कांग्रेस पार्टी का चुनावी मैदान से बाहर होना, कहीं भी मुकाबला दिखाई न देना और कांग्रेस के मतदाताओं का वोट डालने के लिए बाहर न निकलना, यही सबसे बड़ा कारण पाया गया। भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य प्राप्त करने, सभी 65,000 बूथों पे जीतने और सभी 29 सीटों को लंबे अंतर से जीतने की तरफ बढ़ रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में 70% से ज्यादा मत अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहे हैं और क्लस्टर की जो भूमिका थी वो पूरी तरह सफल हुई है और जिस तरह से संचालन हुआ है, देखिए अकेले प्रधानमंत्री जी की 10 रैलियां मध्य प्रदेश में हुई और सभी क्लस्टरों में हुई, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी की हो, चाहे जेपी नड्डा जी की हो, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की 150 से ज्यादा कार्यक्रम हुए। तो ये क्लस्टर की संरचना के साथ यही हो पाया। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के पास न कोई नीति थी, न नियत थी, न प्रचार में कहीं दिखाई दी। कांग्रेस पार्टी के तो पोलिंग एजेंट और झंडा उठाने वाले कार्यकर्ता तक नहीं मिले प्रदेश में, उनके उम्मीदवार तक नहीं भेज पाई। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पूरी तरह सफल हुई है। जी जी अजय जी, आप जो कह रहे हैं, अभी मैं अभिषेक जी आपके पास आता हूं। अभिषेक भाई, एक बात तो अभी अजय जी जो कह रहे थे कि क्लस्टर को आप केवल मतदान के प्रतिशत से मत देखिए। क्लस्टर जो था वो पूरी चुनाव मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए बनाया गया था, जिसमें आपने बहुत सारी बातें कही कि प्रचार प्रसार, रीति नीति, गारंटी, बैठकें, नेताओं के आने जाने का और बहुत सारी चीज़ें थी। उसमें अंततः ये था कि सब कुछ करने के बाद ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही थी कि वोट का परसेंटेज बढ़े और हर बूथ पे 370 से ज़्यादा वोट मिले। अब भाजपा ये कह रही है लगातार कि कांग्रेस में एक निराशा का भाव है, कांग्रेस के लोग नहीं निकले, तो जो परंपरागत वोट बीजेपी को मिलना था तो मिल गए, जो वोट का लॉस है वो कांग्रेस का है। तो आप अभिषेक गौर जी, आपका इस बारे में क्या कहना है? सबसे पहले तो बात चल रही है कोलेस्ट्रॉल प्रभारी की। जी, यह इनका फॉर्मूला टोटल फैल रहा है। पहले आपने देखा होगा, इन्होंने कोलेस्ट्रॉल प्रभारी बनाया भूपेंद्र सिंह जी को सागर का, फिर उनको शिफ्ट कर दिया ग्वालियर में। नरोत्तम मिश्रा जी को प्रभारी बनाया कहीं और का, फिर उनको शिफ्ट कर दिया सागर में। इसमें केवल और केवल भाजपा के नेताओं की आपसी खींचतान चली है। दूसरा, जो अजय जी ने कहा है कि कांग्रेस का मतदाता नहीं निकला है, भावना मतदाता पूर्ण रूप से निकला है। यदि मतदाता नहीं निकला है तो केवल भाजपा का मतदाता नहीं निकला है, क्योंकि भाजपा का मतदाता अपने हुए को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आपके यहाँ जो बाहर कांग्रेस पार्टी के नेता आए हुए हैं उनको मंत्री बनाया जा रहा है, भाजपा के जमीनी कार्यकर्ताओं को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। इस चक्कर में भाजपा कार्यकर्ता हताश है और वह वोट देने नहीं निकला। दूसरा, अमित शाह जी मध्य प्रदेश में आए थे, उन्होंने मध्य प्रदेश के नेताओं को एक चेतावनी दी, जिसकी वोटिंग परसेंट कम रहेगी उसको कोई पद नहीं मिलेगा और जिसकी वोटिंग परसेंट अच्छी रहेगी उनको पद दिया जाएगा। कृपया कर अमित शाह जी अपने गिरेबान में झांक के देखें, जो आपका गृह क्षेत्र जहाँ से आप चुनाव लड़े वहाँ केवल 55% सबसे कम मतदान हुआ है। तो यह केवल भाजपा के लोग हल्ला करते हैं, दिखावा करते हैं, कुछ भी नहीं है। और 4 जून को जनता इनको मुंहतोड़ जवाब देगी। जी, तो अभिषेक जी, आपका कहना है कि 4 तारीख को जनता जब वोटों की गिनती होगी तो इसका परिणाम दिखेगा। राकेश, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो क्लस्टर की व्यवस्था थी और जिसमें कि अभी अजय सिंह जी ने बताया कि ये व्यवस्था केवल वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए नहीं थी, ये पूरे ओवरऑल व्यवस्था थी और इसमें लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी। अब चूंकि चुनाव हो चुके हैं और हर जगह से जानकारी, दोनों पार्टियाँ, जैसे कांग्रेस अभी अपना चिंतन शिविर करने वाली, मंथन, और उसमें वो देखेगी कि 2 महीने किस तरह से काम करें और आगे अपने को आगे के लिए तैयार करें। बीजेपी जो है वो 2 कदम आगे बढ़ के बात करती है, वो कह रही है कि हमारा मिशन 2029 है, हम 24 तो ठीक ही है, 2029 के लिए बात कर रहे हैं। तो ये जो अभी जिस तरह से वोटों का परसेंटेज कम हुआ, उसके बाद बहुत तरह की बातचीत हो रही है। अभी जैसे कि अभिषेक जी कह रहे थे कि अमित शाह ने भोपाल में कहा हो कि कार्रवाई होगी या जिनने बेहतर काम किया उसको सम्मान होगा।
ये सब के बीच में वोटों के परसेंटेज को, क्लस्टर की व्यवस्था को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए सुभाष जी, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने को लेकर बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही राजनीतिक दल ने अपने अपने स्तर पे तैयारी की थी। यदि बात की जाए मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीटों पे, तो 29 लोकसभा सीटों पे बीजेपी ने 7 क्लस्टर जो है 7 क्लस्टर में बांटा था 29 लोकसभा सीटों को, और इन क्लस्टर के प्रभारी जो है कैबिनेट मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई थी। दरअसल इसके माध्यम से बीजेपी की मंशा ये थी कि जो बूथ स्तर पे जो है समन्वय बनाया जाना। इसके साथ साथ यदि बात की जाए तो बूथ मैनेजमेंट से लेकर वोटर्स को साधना और समन्वय की जिम्मेदारी, ये जो है क्लस्टर की थी। और इससे सबसे बड़ी ये बात यह है कि मंशा ये थी कि बीजेपी के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो और जो उसका प्रत्याशी हो वो ज्यादा से ज्यादा मार्जिन से जीत दर्ज कराए, और इसी को लेकर जो है ये क्लस्टर व्यवस्था शुरू की गई थी। दरअसल ये जो क्लस्टर व्यवस्था है, इस क्लस्टर व्यवस्था ने पहले ही चरण के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसने वोटिंग परसेंटेज के माध्यम से दर्शा दिया गया था कि ये जो व्यवस्था जो आप बीजेपी ने जो लागू की है ये सही कारगर साबित नहीं हो पाई है। और यही कारण रहा कि हमने दूसरे चरण में भी, तीसरे चरण के चुनाव में भी हमने ये व्यवस्थाएं देखी। आखिर में ये रहा कि चौथे चरण के चुनाव में जरूर जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, लेकिन 3 चरण के जो चुनाव हुए थे उन 3 चरण के चुनाव में जो है वोटिंग परसेंटेज ज्यादा नहीं बढ़ पाया था। यदि दूसरी ओर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी यदि संगठनात्मक स्तर पे बात की जाए तो मंडलम सेक्टर पे जो है अपने कार्यकर्ताओं को जो है बूथ मैनेजमेंट से लेकर तमाम व्यवस्थाओं को लेकर दिशा निर्देश दिए थे। और दरअसल ये इसके माध्यम से कि जो कार्यकर्ता हैं वो बूथ पे जो है लोगों को, मतदाताओं तक को लेकर आए और ज्यादा से ज्यादा जो है कांग्रेस के पक्ष में जो है मतदान हो। दरअसल ये दोनों ही फैक्टर जो है इस बार फेल होते हुए नजर आए। दरअसल इसका कारण साफ था कि यदि एक साइड बात की जाए तो जिस प्रकार से लोगों के मन मस्तिष्क में यह हावी था कि सरकार तो बीजेपी की बनने वाली है, तो ऐसे में जो कांग्रेस का कोर वोटर है, कांग्रेस भी बार बार इस बात को स्वीकृति कर रही है कि कांग्रेस का जो कोर वोटर था वो बाहर नहीं निकला है। और यही कारण रहा है कि जो वोटिंग परसेंटेज रहा उसमें कमी दर्ज हुई। लेकिन देखिए अब ये तो संगठनात्मक स्थिति की बात की जाए तो संगठनात्मक स्थिति पे जो है बीजेपी ने अपनी एक टीम तैयार की थी क्लस्टर की व्यवस्था के रूप में, लेकिन वो कारगर साबित नहीं हुई। तो कह सकते हैं कि एक प्रयोगधर्मी जो पार्टी है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी नए नए प्रयोग करती है और उनको जो इम्प्लीमेंट जमीनी स्तर पे करती है उसमें पास हुए फेल उसका वो आकलन भी करती है। हालांकि देखिए यदि बात की जाए तो इसको लेकर बूथ स्तर पे क्या कितने परसेंट वोट गए होंगे या क्या परिणाम होंगे, इसको लेकर मंथन शुरू हो गया होगा। लेकिन अब दूसरी ओर यदि बात की जाए तो कांग्रेस अपना मंथन दूसरा शुरू कर रही है। कांग्रेस संगठनात्मक स्तर पे अपने को मजबूत करने के लिए मंथन कार्यक्रम शुरू कर रही है। ये कार्यक्रम लोकसभा चुनाव से डिफरेंट है। यदि इसकी बात की जाए तो 2029 को टारगेट रखते हुए कांग्रेस अब काम कर रही है। तो ऐसे में माना सकता है कि ये जो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, इसमें वो कितनी कारगर साबित हुई है तो वो उसके लिए 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा। जी ठीक है राकेश, जैसा आप कह रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पे ये भी बात पता चली कि लोग ये मान के चल रहे थे कि बीजेपी जीतने वाली है, तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग भी जो कोर वोटर है वो नहीं निकला, जबकि कांग्रेस का ये मानना है कि लोग जो हैं वो निकले हैं और जो बीजेपी ने जिस तरह की मोदी की गारंटी दी थी वो गारंटी पूरी नहीं हुई और लोगों को लगा कि हमको, मतलब कई बार ये लगता है जो पॉजिटिव लोग हैं उनको भी लगता है कि जीत तो रहे हैं, हमारा वोट अकेले का नहीं मिलेगा तो क्या होगा। ये भी एक, तो ये 2 तरह की परसेप्शन है, ये परसेप्शन है, ये सब हम परसेप्शन पे बात कर रहे हैं, कोई इसमें ऑथेंटिसिटी नहीं है। ये तो 4 तारीख को पता चलेगा कि वाकई में जो वोट डालने गए थे उन्होंने वोट किसको दिया और क्या 70% वोट यदि बीजेपी का बढ़ा है तो निश्चित रूप से ये बात सामने आएगी कि कांग्रेस के खेमे में निराशा थी और वोटर को लगा कि हम अपना वोट बेकार क्यों करें। ऐसा हो सकता है, पर इसके इतर जो है अगर ऐसा नहीं होता और ये कहीं बीजेपी के लोग ये समझ के कि अरे ये तो मेहनत कर ही रहे हैं, हम लोग उनसा और कर लेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, ये भी एक तरीका है। दूसरा जो लोग कह रहे हैं, जो मैं अजय जी बताएंगे और अभिषेक जी बताएंगे, पहले ये होता था कि चुनाव में जो कार्यकर्ता होता था वो घर घर जाता था, वो पर्ची बांटता था, फिर वो एश्योर करता था मतदान केंद्र पे कि कौन कौन से लोगों ने वोट कर लिया, कौन से लोग नहीं आए, फिर वो उनको बुलाने जाता था और बुला के भैया चाचा चाची जो भी बोल बाल के वो लेके आता था और कहता था कि भैया आप वोट डालो। ये होता था।
चुनाव आयोग इतना सक्रिय हुआ, उसके बावजूद वोट परसेंटेज कम हुआ। कार्यकर्ता बूथ लेवल पे भी था, पर उस तरह का माहौल क्यों नहीं देखने मिल रहा। मैं अजय भाई ये चाहूँगा कि क्या अब जो अपना कार्यकर्ता है वो भी पार्टी से एक दो तरह से होता है कार्यकर्ता, एक वैचारिक रूप से जुड़ता है और एक चूंकि उसके पास काम नहीं है, किसी ना किसी झंडा उठाने के लिए उसको होना, तो उसको भी ड्यूटी लगा दी जाती है और वो सोचता है कि चुनाव आया है तो कुछ मेरे को भी कमाई हो जाएगी, मुझे भी काम धंधा खाना पीना सब मिलेगा और थोड़ा मैं काम करूंगा तो मैं थोड़ा समाज में दिखूंगा कि मैं इनके साथ हूँ। तो क्या वजह है कि ये कमिटमेंट की कमी है कि मतलब उस तरह से लोग क्यों नहीं दिखे जो वोटरों को निकालते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी की निष्ठाओं के साथ जुड़ा होता है और लगातार काम करता है। अगर हम देखें तो विधानसभा चुनाव के बाद जो भी गतिविधियां हुई वो केवल भारतीय जनता पार्टी में पहले दिन से, चाहे दीवार लेखन हो, चाहे सदस्यता अभियान हो, चाहे मोदी जी की गारंटियों से रथ हो, चाहे हितग्राहियों के घर घर पहुंचना और हितग्राही सम्मेलन हो, ये तमाम वो कार्यक्रम है जो भारतीय जनता पार्टी ने किए। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के पूर्व एक भी कार्यक्रम मध्य प्रदेश में नहीं किया जो उनकी चुनाव तैयारी दिखाता है कि किसी भी तरह से वो चुनाव लड़ रहे थे। पहले 2 चरणों में मध्य प्रदेश में मतदान प्रतिशत काफी कम रहा और ये निश्चित ही चिंता का विषय था। उसके बाद हमारे संगठन ने अपनी मेहनत और अधिक बढ़ाई, जबकि हम निश्चिंत थे कि पहले 2 चरणों की भी सभी सीटें हम लंबे अंतर से जीत रहे हैं। तीसरे और चौथे चरण में जो मतदान प्रतिशत बढ़ा वो भी केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रयास हो, चाहे युवा मोर्चा हो, चाहे महिला मोर्चा हो, यहाँ तक कि पन्ना प्रमुख तक को लक्ष्य दिए गए, टारगेट दिए गए कि घर घर से मतदाता लाए और परिणाम स्वरूप चौथे चरण में तो मतदान प्रतिशत बहुत अच्छा रहा। ये केवल भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है। कांग्रेस पार्टी तो पहले चरण से चौथे चरण तक एक ही बात करती रही कि भगवान भरे से हम तो चुनाव आ रहे हैं। कांग्रेस ने ना कोई प्रयास किए, ना उनका कोई संगठन था। दूसरी तरफ इस चीज को चुनाव परिणाम में भी देखेंगे कि मतदाताओं में परिणाम के प्रति निश्चिंता थी कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटें जीत रही है, कांग्रेस के उम्मीदवार ये बड़ा कारण था निराशा होने का, मतदाताओं में घर से ना निकलने का। उसके बाद भी हमारे प्रयासों की वजह से मतदान हुआ। कांग्रेस के नेता प्रवक्ता जो भी दावे करें, मुझे उनके साथ सहानुभूति है, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात को समझे कि आज के बाद चलो, कल के बाद 4 दिन भी आएगी, तो दावे वही करें जिनको 4 दिन को सामना कर सके। ऐसे दावे ना करें जो 4 दिन को आपको स्वयं अपने दावों की वजह से बगले झांकना पड़े। भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूती से काम कर रहा है, फीडबैक भी हमारा मजबूत है और निश्चित ही हम मध्य प्रदेश की सभी सीटें जीत रहे हैं। जी अभिषेक जी, अभी जैसा कि अजय भाई कह रहे हैं कि ऐसे दावे ना करें कि 4 तारीख को बगले झांकना पड़े, और बार बार वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की कोई तैयारी नहीं थी, वो मतदाताओं के भरोसे थी कि भाई मतदाता यदि नाराज है तो वोट डालेगा और नहीं तो जो होना तो हो ही है। मतलब ये तो बार बार बीजेपी चढ़ के बोल रही कि हम तो 400 पार जा रहे हैं, 29 की 29 सीट जीत रहे हैं। तो क्या मतदाताओं को ऐसा लगा कि उसने वॉकओवर दे दिया है पार्टी ने, इसलिए हम घर से ना निकलें या हमारा वोट बेकार जाएगा, क्या करना है, ये तो वो फलाने जीत रहे हैं, हम तो हार ही रहे हैं, ऐसा इस तरह का माहौल था क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले तो अजय जी से कहना चाहूंगा, 4 तारीख के बाद तो बंगले आप लोग झांकेंगे उन नेताओं के जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं और मंत्री बन के बैठे हैं। उनका कद निरंतर बढ़ता जा रहा है। आपके नेता शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र सिंह जी, गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा जी, उनका कद निरंतर डाउन कर रही है भाजपा। आप लोग बंगले झांकेंगे इन कांग्रेस नेताओं के जो कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं। दूसरा, जैसा कि आपने जो कहा है कि वोटिंग परसेंट कम हुआ है, तो जैसा कि भाजपा ने एक देश में माहौल बनाया था राम मंदिर के नाम पर, तो राम मंदिर के नाम पर वोटिंग परसेंट लगभग 80%, 85% जाना चाहिए था। जनता समझ चुकी है। देश के प्रधानमंत्री केवल चुनावी जुमले करते हैं, चुनावी बात करती हैं। देश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, इसलिए आम आदमी मतदान करने नहीं जा रहा है मोदी जी के फेवर में, भाजपा के फेवर में। नहीं, भाजपा के फेवर में नहीं, अगर वो ठगा है तो अपना विरोध प्रदर्शन करने भी तो जाना चाहिए ना उसको। विरोध किया है लोगों ने, यही तो इसका एक उदाहरण है। लोग बीजेपी को वोट देना नहीं चाह रहे हैं, जो भी वोट गई है सब कांग्रेस के लिए गई है, और विरोध स्वरूप लोगों ने वोटिंग परसेंट कम करके बीजेपी को जवाब दिया है। अच्छा, तो आप ये मान के चल रहे हैं कि ये जो वोट पड़ा है, जैसा कि अभी
अजय भाई कह रहे थे कि हम तो 70% वोट लेके आएंगे, तो आपको अभिषेक जी, आपको लग रहा है कि जो वोट पड़ा है ये कांग्रेस के पक्ष में पड़ा है और ये मोदी की गारंटी? बिल्कुल 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 जी, तो ये जो 4 तारीख को बिल्कुल आपको पड़ा लग है, रहा और है? मोदी की जो गारंटी है उसके अगेंस्ट यह वोट मिला है। अच्छा, तो मोदी की गारंटी के अगेंस्ट है। पर ये बताइए अभिषेक भाई कि बहुत सारे कांग्रेस के लोग जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए, उन्होंने 2-3 आरोप लगाए। उनका कहना था कि राम मंदिर को लेके आप लोगों का उपेक्षा भाव था, सनातन को लेके आपका उपेक्षा भाव था, आपके यहाँ लीडरशिप की कमी थी और लोग भाग रहे थे। तो आपके कार्यकर्ता जब और नेता चुनाव के समय इधर से उधर हो रहे थे, तो कहीं इसका असर भी तो जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं पे नहीं पड़ा? बिल्कुल नहीं, केवल हमारे नेताओं को डरा धमका के, उनके यहाँ ईडी सीबीआई भेज के, उनके ऊपर प्रेशर देके भाजपा युवा कराई गई है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो ये भाजपा के लोग हमारे नेता को कांग्रेस अपनी पार्टी में लाके सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़ी जीत प्राप्त करेंगे। इसका उदाहरण आपको भी इस चुनाव में मिलेगा। जो जो लोग पार्टी छोड़ के गए हैं उनको जनता मुंहतोड़ जवाब देगी इस बार। जी, तो इस बार ईवीएम में कोई घपला घोटाला नहीं होगा, मतलब ऐसा लग रहा है कि ईवीएम भी जो है, नहीं मतलब अभी मैं पूछ रहा हूँ ऐसा आपसे। हाँ, इस बारे में 4 दिन के बाद बात करेंगे। तो अच्छा, 4 जब रिजल्ट आ जाएगा अपने पक्ष में नहीं होगा तब अपन ईवीएम भी अपने पास नहीं, पक्ष नहीं, 4 इसके नहीं, लिए अभी मतलब समय है। कुछ तीर आप अपने तर्कस में बचा के रखना चाहते हैं कि 4 तारीख के बाद छोड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस पार्टी जब तक जमीनी सच्चाई को नहीं समझेगी, कांग्रेस का बिखराव नहीं दिखेगा। राकेश जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी जानते हैं, विधानसभा चुनाव के पूर्व कांग्रेस में मध्य प्रदेश में भ्रम फैलाया था कि उनकी सरकार आ रही है, तो बड़े पैमाने पर कांग्रेस से समस्या हो रही थी। तब भी ईडी सीबीआई राज्य की सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, तो उस समय कैसे कांग्रेस में लोग जुड़ रहे थे? तो ये कांग्रेस पार्टी का वो झूठ है जो कि कांग्रेस पार्टी फैलाती है। उनकी रीति नीतियों का बिखराव है, कांग्रेस पार्टी के पास नेतृत्व नहीं है, और ऐसे मुद्दे जो जनता के खिलाफ है उनको लेके आप मैदान में जाते हैं तो कौन रहेगा कांग्रेस पार्टी में? कांग्रेस के नेता कहते हैं भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करना है, आप कहते हैं हमें पैतृक संपत्ति पे टैक्स लगा के अल्पसंख्यकों को देना है, ओबीसी आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण देना है, नकली भेदभाव हो जाए इस देश में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में। तो ऐसी नीतियों के साथ नीति व्यक्ति जनभावनाओं के बीच में काम करता है, वो कांग्रेस में नहीं रह सकता है। और यही कांग्रेस पार्टी के खत्म का बड़ा कारण है। और कांग्रेस के प्रवक्ता ने कह दिया है कि 4 दिन को तो हमें ईवीएम की तैयारी करनी है, जब परिणाम आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जमीन से काम कर रही है, जनता के साथ जुड़ के काम कर रही है, और हम पूरी तरह निश्चिंत से सभी उनकी सीटें 63,000 बूथ 70% मतों के साथ हम जीतने जा रहे हैं। ठीक है राकेश, मैं एक जानना चाहता हूँ, ये जो क्लस्टर बने थे और जिसमें मंत्रियों को, उप मुख्यमंत्री को, इनको सबको जवाबदारी दी गई थी, अंदर खाने में क्या इस तरह की भी बातचीत है कि भाई जब ये चुनाव के परिणाम आ जाएंगे उसके बाद एक भीतर कवायद शुरू होगी, क्योंकि निगम मंडल में चेयरमैन बनना है, बहुत सारे लोगों के विभाग भी बदल सकते हैं, तो क्या ये भी एक प्रकार से बातचीत है कि विधायकों के बीच, मंत्रियों के बीच इस तरह का कोई भय भी है क्या कि पार्टी चूंकि बहुत चमत्कारिक रूप से निर्णय लेती है और संगठन के पक्ष में और भविष्य को देख के लेती है? देखिए सुभाष जी, सबसे पहले बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी में जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आके जो राजधानी भोपाल में कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जो हिदायत दी थी, उसका एक बड़ा असर ये था कि जो वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा था उसको लेकर कार्यकर्ता और नेता सक्रिय हो जाएं, क्योंकि दरअसल पहले चरण के चुनाव की वोटिंग परसेंटेज इस तरह से कम आई थी, और अचानक जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राजधानी भोपाल आके नेताओं की जो बैठक लेना था, उसने उसको लेकर जरूर जो है कार्यकर्ता और जो नेता थे उनको सक्रिय किया, यानी एक प्रकार से फोर्स किया गया कि भाई आप लोग चुनावी में, आप लोग मैदान में उतरो और जाके कार्यकर्ता जो मतदाता है उनको आप बूथ तक लेकर आइए, और यदि आपने अच्छे से काम किया तो आपको हम जो है इनाम से, यानी कह सकते हैं कि पार्टी में जो है पद जो है बड़ा रहता है तो पदों से नवाजा जाएगा, चाहे तो संगठन की बात की जाए या सत्ता की बात की जाए। दरअसल जिस प्रकार से जो बात सामने आई थी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह गए हैं कि यदि जिसने काम किया तो उसको एक जो है, जो जिस विधायक ने अच्छा काम किया उसको मंत्री पद से नवाजा जा सकता है, तो इस बात को लेकर एनालिसिस भी जो है अब केंद्रीय नेतृत्व करेगा। प्रदेश स्तर केवल अपनी रिपोर्ट जो है केंद्र को सौंपेगा कि हमारे यहाँ इस विधायक की सीट पे इतने वोटिंग परसेंटेज अच्छे आए हैं,
तो क्या अब केंद्रीय नेतृत्व उसके लिए क्या कुछ सोच रहा है, कुछ उसको किसी पद से और नवाजने की तैयारी कर रहा है? तो ये तमाम चीजें जो है अगले कुछ महीनों में देखने को मिल सकती हैं। दरअसल देखिए, अभी जो है संगठन में बदलाव की जो कवायद है वो 4 जून के बाद शुरू हो जाएगी, और आप देखिएगा कि निश्चित रूप से अब बीजेपी में जो है बदलाव का दौर शुरू होगा। निगम मंडलों में जो है अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद पे जो है तमाम ऐसे कार्यकर्ता नेताओं को जो है पद दिया जाएगा जिन्होंने पार्टी संगठन के लिए बढ़िया काम किया है। दूसरी ओर यदि हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी जो है अपने संगठन में बदलाव करने जा रही है। आज ही युवा कांग्रेस के जो है प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह ने जो है आज बैठक ली, और आज साफ तौर पर उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि जिन युवा नेताओं ने जो है काम बढ़िया किया है, हम उनको बढ़िया पद देंगे और उनको जो है आगे लेकर आएंगे। यानी साफ तौर पे यह है कि जो मेहनत करेगा उसको पद दिया जाएगा, उसको क्योंकि नेता को जो है पद चाहिए रहता है या विधायक को जो है मंत्री पद चाहिए रहता है, तो पद की लड़ाई रहेगी और पद से वही व्यक्ति सुशोभित होगा जिसने जो है पार्टी के लिए बढ़िया काम किया होगा, और ये आने वाले दिनों में चुनाव के परिणाम के बाद दिखाई भी देगा। ठीक है राकेश। अभिषेक जी, आप चूंकि आप तो सत्ता में नहीं है, तो आप तो लोगों को जिन्होंने बेहतर काम किया होगा उनको संगठन में ही कहीं ना कहीं जिम्मेदारी देंगे, क्योंकि जीतू पटवारी जब आप आए हैं तो युवा हैं, तो उनकी टीम में उस तरह के लोगों को शामिल करेंगे जहां बहुत बढ़िया काम हुआ है। बिल्कुल। परसों ही हमारे एक संगठन की बैठक हुई थी, और संगठन में 4 जून के बाद एक बड़ा बदलाव हमारे यहाँ होगा, और युवाओं को इसमें सबसे ज्यादा मौका दिया जाएगा। जी जी। मैं अभी अजय सिंह जी आपसे भी यही जानना चाहूँगा कि अब चूंकि समीक्षा तो होगी, हर पार्टी करेगी भी, तो समीक्षा के बाद क्या लगता है कि जो रिजल्ट के बाद संगठन के स्तर पर और जो मंत्रिमंडल है, और आपके पास तो देने के लिए बहुत कुछ है क्योंकि आप सत्ता में हैं, तो आपके पास बहुत सारे लोगों को बांटने के लिए लाल बत्ती है, बंगले हैं, गाड़ी हैं, और लोगों को उम्मीद भी रहती है कि हमारी पार्टी आई है तो हमको मौका मिलेगा। तो क्या ऐसा लगता है कि 4 जून के बाद इसकी कवायद शुरू हो जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमेशा प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रत्येक कार्य के लिए उपयुक्त व्यक्ति की पद्धति काम करती है, और संगठन के कार्यों में जिन लोगों ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है, लोकसभा चुनाव में जिनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है, निश्चित ही पार्टी उनके योगदान के आधार पर यह आगे देगी, मौके में देगी। और भारतीय जनता पार्टी में हमेशा अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाने की और अवसर देने की पद्धति रही है। भाजपा ही हो सकती है जहाँ मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी जैसे युवा मुख्यमंत्री बने, राजस्थान में रविंद्र लाल शर्मा जी जैसे बने, और कांग्रेस पार्टी तो 40 साल से कमलनाथ के दिग्विजय सिंह से बाहर नहीं निकल पाई। तो भारतीय जनता पार्टी की पद्धति हमेशा लोगों को मौका दे देती है, और ये आगे भी जारी रहेगी। जी, तो चलिए हम सोचते हैं कि 4 तारीख के बाद किसको क्या मौका मिलेगा, और जिन लोगों को मौका मिलेगा वो भी दिखाई देगा कि पार्टी ने किस तरह से लोगों को क्षेत्रवार अपने अलग अलग काम के कारण नवाजा है। आप मेरे साथ इस डिबेट में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।